Welcome back, everyone. Today, we are going to do a lecture in fluid mechanics where our prime focus will be flow in non-circular sections. This is lecture 9 of Applied Fluid Mechanics by Robert Mott. Before I go on, the objectives I would like you to know by the end of this lecture are: you should be able to observe the velocity profile for circular flow and differentiate the profiles between laminar flow and turbulent flow. Understand the flow in non-circular cross sections. Understand the concept of hydraulic radius and the way to calculate it. Use the hydraulic radius to calculate the properties of non-circular flow sections such as velocity, Reynolds number, फ्रैक्शन फैक्टर एंड एनर्जी एंड हेड लॉसेस। अब अगर हम बात करते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि वेलोसिटी हमारे पास दो तरह के फ्लोज होते हैं। एक होता है लैमिनर फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। मैं आपको इस जो पहला पॉइंट है, इसमें आपको सिर्फ दो वेलोसिटी प्रोफाइल्स दिखाऊंगा और फ्लो फ्लोइंग इन अ पाइप, और आपको प्रोफाइल देखकर डिफरेंशिएट करना होगा कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल लैमिनर फ्लो का है, टर्बुलेंट फ्लो का है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स आर टू डू विथ नॉन सर्कुलर फ्लो। अब इधर हम जिक्र करते हैं सर्कुलर फ्लो क्या होता है और नॉन सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो वो फ्लो होता है जो आपके पाइप्स और ट्यूब्स में होता है, जिसके अंदर जो आपकी एरिया होती है ना, वो प्योरली सर्कुलर होती है। जो आपका फ्लो का कॉन्डुएंट है, कॉन्डुएंट आप पाइप या ट्यूबिंग को बोलते हैं। क्योंकि उधर हम जब फ्लो रेट हम कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे, Q इज इक्वल टू यू ए, वेर द एरिया वॉज the area of the tube or the area of the pipe, and the area was taken as pi d square upon 4, where the diameter was the internal diameter. In reality, it is not necessary that we have circular flow. हमारा जो फ्लो होता है वो नॉन सर्कुलर होता है। नॉन सर्कुलर फ्लो का मतलब ये है कि सर्कुल के अलावा कोई शेप होता है, सर्कल के अलावा कोई शेप होता है। अब लाजमी नहीं है कि सर्कल के अलावा कोई और शेप हो। वन सर्कल विद इन अनदर सर्कल, दैट ऑल्सो कम्स अंडर नॉन सर्कुलर फ्लो, और वन सर्कल inside a square, that is non-circular flow, or a trapezoid shape, that is non-circular flow. So any shape which is different from circle, or if they are two circles, or any flow in an open channel or open conduit, that is known as a non-circular flow. Our primary objective in this presentation is to focus on non-circular flow. यानी हम आपको बताएंगे कि रेनॉल्ड नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर, एनर्जी एंड हेड लॉसेस, ये सब नॉन सर्कुलर फ्लो में किस तरह होता है। जो हमने चैप्टर 8 में किया था वो प्योरली सर्कुलर फ्लो के लिए था। आपने टेबल से रीड कर लिया डायामीटर को या एरिया को, वैसे के वैसे लिख दिया। सर्कुलर फ्लो बहुत आसान है। जो गेम आती है आपकी वो आती है नॉन सर्कुलर फ्लो में। तो अब इसकी हम बात करेंगे, मगर इसको करने से पहले जैसे मैंने आपको बोला था, हम वेलोसिटी प्रोफाइल्स की बात करते हैं। The given figures show the general shape of the velocity profiles for laminar and turbulent flow. In the next slide, I am showing you a picture of laminar flow and turbulent flow. In chapter 2, we observe that the velocity of the fluid in a contact with a stationary solid boundary is 0. चैप्टर 2 में जब हम बात कर रहे थे और हम वेलोसिटी प्रोफाइल की बात कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई वॉल होता है, पाइप की वॉल है, और वेलोसिटी अगर उस स्टेशनरी वॉल से या सॉलिड बाउंड्री से कांटेक्ट करे तो उस जगह वहाँ पर फ्लो नहीं होता है, तो आपकी वेलोसिटी वहाँ पर ज़ीरो होगी। और ये जो पॉइंट है ना, ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपके इनसाइड वॉल ऑफ एनी कॉन्डुएंट। कॉन्डुएट आपका एरिया ऑफ फ्लो होता है, जहाँ से आपका फ्लो हो रहा है।
यानी कॉन्डुइट आपका पाइप हो सकता है, कॉन्डुइट आपका डक्ट हो सकता है, कॉन्डुइट आपकी ट्यूब हो सकती है. सो द चैनल फ्रॉम वेयर योर फ्लो इज फ्लोइंग, दैट इज योर कॉन्डुइट. velocity increases at points away from the wall. अगर आपके पास एक पाइप है तो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि पाइप के ऊपर जो वॉल के ऊपर वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, बिकॉज वहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, इट इज़ स्टेशनरी इन नेचर. बट एज यू मूव अवे फ्रॉम द वॉल, your velocity will start increasing, whether you move from the top of the pipe wall or from the bottom wall. At both the extreme points, the velocity is zero, but as you keep on moving, your velocity will keep on increasing, and your velocity is the maximum at the center. कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर में आपके वेलोसिटी प्रोफाइल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी. It does not matter whether your velocity profile is your profile for laminar flow or whether your velocity profile is your profile for turbulent flow. Velocity at the center will always be maximum and velocity on the pipe will always be minimum, which is zero. ज़ीरो से वो बढ़ती भी जाएगी और सेंटर के ऊपर मैक्सिमम जाएगी. फ़र्क सिर्फ आता है शेप ऑफ योर वेलोसिटी प्रोफाइल में. अगर मैं आपको पाइप दूं और दो डिफरेंट पाइप वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाऊं, देखकर ही आप बता सकते हैं कि भाई ये लैमिनर फ्लो का है या टर्बुलेंट फ्लो का है. As laminar flow is considered as series of concentric layers of fluid sliding over each other. चैप्टर 8 में जब हमने लैमिनर फ्लो को डिफाइन किया था, हमने बताया था कि लैमिनर फ्लो जो है ना वो पैरेलल इन नेचर होता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है. उसका जो फ्लो होता है ना वो हम कंसिडर करते हैं कि वो सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है, यानी वन सर्कल गोइंग टूवर्ड्स एन इनसाइड एन अदर, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. और इसका जो फ्लो होता है ना वो स्मूथ फ्लो होता है. Because the flow is smooth, it is parabolic shape in the velocity profile. So the only thing you need to keep in mind or you should remember is the velocity of a laminar flow will always be in parabolic in shape. In your mathematics, you know what a parabola is. You have seen the figure of a parabola. We will revise it in the next slide. Turbulent flow क्या होता है? Turbulent flow is chaotic flow. There is a significant amount of intermixing of particles of fluid. जब turbulent flow में chaotic flow हो रहा है, जो आपके particles होते हैं वो आपस में intermix करते हैं, transfer करते हैं momentum among the particles. तो ये जो flow होता है ना ये smooth नहीं होता. You cannot say that it is streamline flow. Result क्या होता है? The result is more nearly यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस मच ऑफ द क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी है ना वो मोर और लेस यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे. रफली इट इज़ सेम. लैमिनर के अंदर आपको डिफरेंस इन वेलोसिटी नज़र आ रहा होता है पैराबोलिक शेप में. यहाँ पर मोर और लेस द वेलोसिटी इज़ बीइंग कांस्टेंट और इसके शेप के ऊपर भी फ़र्क होता है. अब क्या हो रहा होता है? Still the velocity of the pipe wall is zero, despite it being more or less constant. वॉल के ऊपर it is an understood fact कि वॉल के ऊपर velocity zero होगी. तो चाहे आपका laminar flow हो या आपका turbulent flow हो, it does not matter. Either case, on the wall your velocity will be zero. The local velocity increases rapidly over a short distance. जो आपकी localized velocity है वो short distance के ऊपर at a fast rate it will increase from the wall. From the wall it is going to increase. What was the velocity at the wall? Velocity at the wall was zero. First it increases rapidly and then it increases
more gradually to the maximum velocity of the center, which gives it a different shape. यानी initial rise जो velocity की है ना, वो rapidly है, steep है, और बाद में जो velocity है वो gradual है. So this is how you differentiate between the velocity profile of a laminar flow and a turbulent flow. Let us look at the profile. You can see that this is two types of flow. The top one is for laminar flow, the bottom one is for turbulent flow. आप ऊपर वाले की तरफ देखें, laminar flow का जो velocity profile है, you consider the top of the pipe and the bottom of the pipe the wall. At the wall, the parabola is touching the edges. Right at these edges, velocity at the top of the wall is 0. Velocity at the bottom of the wall is 0. You can clearly see the shape of the parabola. If you look at the top, you can see that velocity is increasing. The magnitude of the arrows show that it is increasing. ये वाला arrow at the top, the arrow below it is larger, and the arrow at the center is the largest. That clearly signifies that at the center the velocity is going to be maximum. Whether you come from the top of the pipe or whether you come from the other end, the bottom of the pipe. The same thing can be seen from the bottom. As you rise up towards the center, the velocity is increasing. If you compare it with turbulent flow के अंदर you can clearly see from the shape of the curve, the shape clearly tells you that the velocity is looking more or less constant. Compare the first velocity with the second velocity from either side of the wall. At the wall it is 0, but as it is increasing, the magnitude is not much different. More or less, all magnitudes are same. But despite this fact, the center magnitude of velocity will always be the largest. And the shape is telling you that initially the rise is very gradual. From the top of the curve where the velocity is small at 0, you can see that the curve is a bit steeper before it becomes flatter. As with time, the increase in velocity is very gradual compared to the start. So that is showing the velocity profile, which is steep at the beginning for turbulent flow, and then it gradually becomes flatter. So that is all I wanted you to know about velocity profile. To sum it up, these velocity profiles can be asked, or I can give you pictures of the velocity profile, and you are supposed to tell what you can see in your velocity profile. As in, first of all, you need to judge that which flow is on of what profile, and then you need to give your answers or the characteristic that you start, that it starts from 0. In laminar flow it is increasing rapidly, maximum at the center. In turbulent flow, the velocity is more or less constant. At the top, rapid increase. At the bottom, there is rapid increase. But as you come towards the center, the increase becomes much gradual. So these are the important points that you should be able to determine from a velocity profile, both for laminar flow and turbulent flow. Moving on to the main part of this topic. The main part of this topic that I want to focus on is flow in non-circular sections. यानी अब हम जो बात करेंगे ना इस टॉपिक में, वो प्योरली नॉन सर्कुलर सेक्शंस की बात करेंगे. हम वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले निकाली थी. हमने पहले वेलोसिटी निकाली थी, हमने पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकाला था, हमने पहले फ्रिक्शन फैक्टर निकाला था, देन वी टुक आउट द energy losses HL, and we took out the pressure difference. So the concept is same. We will apply the same principles that we learned. The only difference is that our area is going to change, because our cross section where the flow is flowing, that is non-circular in nature. So let us talk about flow in non-circular sections. In chapters 6 to 8, the fluid flow calculations were for circular sections in pipes and tubes. ये आप याद रख लें कि pipes and tubes की जब भी हम बात करते हैं, your flow is in circular section.
pi d square upon 4, the area of a pipe, circular section, cross section. Now we go a step further to calculate the fluid flow calculation for non-circular sections and how they vary from the circular sections. The parameters discussed are average velocity, hydraulic radius, used as the size of the section, Reynolds number, and energy loss due to friction. Over here you see a terminology that we used at the end of chapter 8. चैप्टर 8 के अंदर हमने एक जगह मेंशन किया था आपसे हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस का जो रोल होता है ना, वो सर्कुलर पाइप्स में इतना प्ले नहीं करता। Hydraulic radius is not that important in circular pipes. If you remember, we used hydraulic radius for the Hazen-Williams formula. But in non-circular sections, hydraulic radius plays a significant role. How it is calculated, I am going to teach you in the preceding section, but over here I just want to tell you that hydraulic radius is nothing but the ratio of your area of your cross section divided by the wetted perimeter of your area of flow. यानी आपका जो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, वो जिस एरिया में फ्लो हो रहा है divided by wetted perimeter. This means that you should know how to calculate the area and the perimeter for your different sections. Mathematically, this is called mensuration, which means that you should know how to calculate the area of a square, the perimeter of a square, the area of rectangle, perimeter of rectangle. It can be a trapezium. The area of a trapezium is half multiplied by the height multiplied by the sum of parallel sides. It can be a cone, it can be a duct, it can be two circles, it can be any shape. This all comes under the category of mensuration. So please go over it and know your formulas of calculations. So when we come to that point, we will calculate, but for now, hydraulic radius is defined as the area of the flow section where the fluid is flowing divided by the wetted perimeter. Now look at the word I use. मैंने जो word use किया है, I have used wetted perimeter. I could have used the word simply parameter. Why am I saying wetted parameter? I am saying wetted parameter because it is considered that all flow conduit sections are full of liquid. आपका जो भी फ्लो का कॉन्डुएंट सेक्शन है ना, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो एक डक्ट है, चाहे वो एक सर्कल विद इन अ सर्कल है, या वो एक सर्कल विद इन अ स्क्वायर है, या वो सर्कल विद इन अ रेक्टेंगल है, या वो ट्रेपेजियम है, इट डज नॉट मैटर. जो भी आपका फ्लो कॉन्डुएंट का क्रॉस सेक्शन है वो वेटेड है. इसका मतलब है हम अज्यूम करते हैं कि वो कंप्लीटली फिल्ड विथ योर फ्लूइड है. Your fluid under your consideration completely fills your cross section. That is why we use the term wetted perimeter. अच्छा जी, average velocity की बात करते हैं. Whenever I talked about average velocity or velocity for that matter in fluid mechanics, there is only one equation that you know that velocity is linked directly to it. That is the equation for the volumetric flow rate, and that equation is Q is equal to UA. Now the problem does not lie in the circular section. क्योंकि सर्कुलर सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन का तमाम जो डेटा है वो आपके अपेंडिक्स में है. अपेंडिक्स में आप जा सकते हैं स्केड्यूल 40 पाइप के ऊपर, स्केड्यूल 80 पाइप के ऊपर. आप कॉपर की ट्यूबिंग पे जा सकते हैं, आप कोई और ट्यूबिंग पे जा सकते हैं, स्टील की ट्यूबिंग पे. तमाम जो डेटा है, आउटर डायामीटर, इनर डायामीटर, वॉल थिकनेस, ये तमाम डेटा लिटरेचर में है.
इसके अलावा एरिया भी कैलकुलेटेड है जो कि लिटरेचर के अंदर वैल्यूज गिवन हैं। तो सर्कुलर पाइप के लिए प्रॉब्लम नहीं होता Q इज इक्वल टू यूए के लिए। या तो आप एरिया डायरेक्टली लिख लेते हैं, और डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो पाई मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल डायमीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। द रियल प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। भाई ये जो नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं ये क्यों इतनी अहमियत रखते हैं? ये नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि ये नॉन क्रॉस सेक्शन इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि इनका एरिया आपने खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका जो एरिया है वो आपको डेटा में गिवन नहीं होता, और जब तक आप एरिया नहीं निकालेंगे अपने नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। आपको फ्लो रेट तो मालूम होती है, फ्लो रेट गिवन होती है, फ्लो रेट कैलकुलेट भी हो सकती है। वेलोसिटी ढूंढने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आपको फ्लो रेट, दूसरी आपको एरिया। ये एरिया आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे इन फ्लूइड मैकेनिक्स, हाउ द ओनली इक्वेशन दैट इज लिंकिंग वेलोसिटी। अब देखें, the definition of volumetric flow rate is applicable to both circular sections as well as non-circular sections. Flow rate का formula तो नहीं change होगा, Q is equal to UA. It is important to compute the net cross-sectional area for flow from specific geometry of non-circular region. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉन सर्कुलर रीजन की स्पेसिफिक ज्योमेट्री आपको देखनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि भाई मेरे पास डक्ट है, मेरे पास क्या चीज़ है, उसका शेप क्या है। वो जो उसका शेप है ना ज्योमेट्री, उसके बेसिस पे आप मेंजरेशन लगाएंगे। अगर भाई वो स्क्वायर शेप का डक्ट है तो आप उसके ऊपर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 कैसे लगा सकते हो? वो तो सर्कुलर है ही नहीं, नहीं है ना सर्कुलर। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। एक दफ़ा आपने अपनी एरिया को फाइंड आउट कर लिया, you have found out your area of the cross section, with velocity can easily be calculated. Before I go forward, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं to calculate the velocity. The figure on the next slide shows a heat exchanger used to transfer heat from the fluid flowing from inner tube to the flow to that flowing in the space between the outside of the tube and inside of the square shell that surrounds the tube. Such a device is called the shell and tube heat exchanger. Shell and tube heat exchanger basically एक heat exchanger होता है, which means that it is a device which exchanges heat between the fluid. और इसके अंदर हमारे पास दो तरह के side होते हैं. One of the side is called the tube side. The other side is called the shell side. So compute the volumetric flow rate in gallon per minute that would produce a velocity of 8 foot per second both inside the tube and the shell. हमारा सवाल ये है कि हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ढूंढनी है, Q ढूंढनी है, और हमें अज्यूम किया हुआ है कि हमें वेलोसिटी मालूम है 8 फुट पर सेकेंड बोथ इनसाइड द ट्यूब एंड द आउटसाइड ऑफ द शेल। इसका ज़रा क्रॉस सेक्शन देख लें। क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, तो पहले हम शेल ट्यूब साइड की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या आ रहा है ट्यूब साइड के ऊपर? दिमाग में आपका ये आ रहा है कि जब हमने ट्यूब साइड बात की थी तो ट्यूब क्या होता है? ट्यूब जो होती है आपकी वो होता है सर्कुलर फ्लो। अभी तक हम ट्यूब्स की बात कर रहे थे, सर्कुलर फ्लो कर रहे थे ना, और इन्होंने आपको आपके शेल साइड का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ये राइट हैंड साइड के ऊपर देखें, ये आपका शेल का क्रॉस सेक्शन है, और इस शेल के अंदर एक सर्कल है, यानी दिस इज अ स्क्वायर विद अ सर्कल इनसाइड इट। और ये जो सर्कल है ना, ये ट्यूब का डायमीटर है, यानी वो जो ट्यूब है वो ट्यूब साइड से ट्यूब जा रही है और शेल साइड के अंदर जा रही है, बट इट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट स्क्वायर।
तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है बोथ फॉर द, हमें फ्लो रेट निकालनी है बोथ फॉर द ट्यूब सेक्शन एंड द शेल सेक्शन. लेट अस कंसिडर द ट्यूब सेक्शन फर्स्ट. सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. Q इज इक्वल टू UA. आपको वेलोसिटी गिवन है अमेरिकन यूनिट्स के अंदर, क्या है 8 फुट पर सेकेंड. आपको एरिया भी मिल सकती है. कैसे मिल सकती है? सर्कुलर फ्लो है. सर्कुलर फ्लो की टेक्निक क्या होती है? सर्कुलर फ्लो की टेक्निक होती है पाई इंटरनल डायमीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. आपको ये ट्यूब बता रही है कि दिस इज अ हाफ इंच टाइप के कॉपर ट्यूब. तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे अपने अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स खोलकर आप जाएंगे डायमेंशंस ऑफ टाइप के अंदर कॉपर ट्यूब की. यहाँ पर अगर आप गौर करें, प्लीज फॉलो योर माय माउस, आपका डेटा बोलता है हाफ इंच कॉपर ट्यूब. ट्यूब साइड के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि सर्कुलर फ्लो के लिए आप इंटरनल डायामीटर लेते हैं. आपने इंटरनल डायामीटर ले लिया जो कि होगा 0.0439. क्यों 0.0439? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फुट. मेरी वेलोसिटी फुट में थी और मेरा फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू UA. अब या तो मैं इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर कर मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 4 कर सकता हूँ, या मैं यहीं से इसकी वैल्यू फुट स्क्वायर में कॉपी डाउन कर सकता हूँ 1.515 इंटू 10 टू द पावर -3. ये तमाम वैल्यूज सर्कुलर फ्लो के लिए हैं जो तमाम कैलकुलेट हुई हुई हैं. That is why I was saying that circular flow has no problem in it. So I assume I copy this value 1.515 into 10 to the power -3. So I have my velocity, I have my area, I can find my flow rate. That is exactly what I have done. In my tube section, circular flow, U is 8 foot per second. हाफ इंच टाइप के कॉपर ट्यूब एरिया इज 1.15 into 10 to the power -3 फुट सेकेंड फ्रॉम द डेटा. इंटरनल डायमीटर इज 0.0439 फुट. एरिया कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर. जब मैंने Q इज इक्वल टू UA लगाया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.515 into 10 to the power -3, मुझे मेरा आंसर मिला which is in the correct units of flow rate, foot cube per second. Ideally, I would want you to keep the answer like this because these are correct units. But question में it was said to me, compute the volumetric flow rate in gallon per minute. जब क्वेश्चन में आपको गिवन है गैलन पर मिनट, तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि भाई मुझे फुट क्यूब पर सेकंड करना है क्योंकि सर हसाम ने हमें कहा है कि फुट क्यूब पर सेकंड दो यूनिट के अंदर. नहीं, जब क्वेश्चन आपको बोल रहा है गैलन पर मिनट, यू हैव टू डू योर यूनिट कन्वर्जन. नाउ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रट्टे लगाकर आ जाते हैं कि भाई गैलन का ये वियर्ड वैल्यूज रट लेते हैं. My object is that you do not do rectification, you do not rote learn, you use your intelligence, you use unit conversion. The easiest way from going into foot to gallon is you convert foot to liters by using help of meter cube, and from there you go into liters and from liters to gallon. तो हमने इसका यूनिट कन्वर्जन भी आपको कर दिखा दिया. हमने क्या किया, 0.01212 foot cube, where 3.28 foot is 1 meter. Because it is foot cube, you will cube this whole 3.28. The foot cube will cancel, 3.28 cube is going to remain. Then 1 meter cube is 1000 liters. Meter cube is cancelled. You also know that 3.78 liter is 1 US gallon.
and you can easily convert your seconds into minutes. Your answer comes 5.45 Kelvin. This is not a problem. This is very easy. बहुत आसानी से आपने ट्यूब साइट का सवाल कर लिया. The real problem comes in this question कि इस क्वेश्चन के अंदर दो सेक्शन थे. एक सेक्शन जो आपका ट्यूब सेक्शन था वो था सर्कुलर फ्लो. जो दूसरा सेक्शन आपका शेल सेक्शन है जिसका ये क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है. I am hovering my mouse over here. When I hover my mouse, you can see that this is not a circular flow. This is non-circular flow. क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये सर्कुल है. तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि ये नॉन सर्कुलर फ्लो है. नॉन सर्कुलर फ्लो के लिए आपको इसकी एरिया मैन्युअली कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी. कोई अपेंडिक्स में आपको एरिया नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूं. क्योंकि अपेंडिक्स में जो एरिया होती है ना वो सर्कुलर फ्लो के लिए कैलकुलेटेड है और वो बेस्ड ऑन द इंटरनल डायामीटर कैलकुलेटेड है. अब एक रूल ऑफ थंब आप सुन लें और मैं इसको रिपीट करूंगा. द रूल ऑफ थंब इज दैट व्हेनेवर अ ट्यूब is going in a rectangle surface or a square surface or for that matter in a circular surface, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर जा रहा है. जब भी कोई ट्यूब दूसरे डक्ट में जा रही होती है, जैसे कि ये ट्यूब है, अगेन फॉलो माय माउस, दिस इज माय ट्यूब. व्हेन माय ट्यूब कम्स इनटू दिस शेल साइड, this cross section is for the outer diameter. अभी तक मैं आपको बता रहा था कि सर्कुलर फ्लो में हम हमेशा इंटरनल डायामीटर लेते हैं, मगर जब एक सर्कल एक दूसरे फ्लो में होता है या दूसरे शेप में होता है तो सबसे पहले जो उसका सेक्शन उसमें जाएगा वो उसका OD जाएगा, ID नहीं जाएगा. So your area to be calculated will be calculated from the diameter of your outer diameter. I repeat, for circular flow you use internal diameter, but when one tube goes inside another shape, you always calculate the area or your perimeter from your outer diameter. और आपको जो डेटा दिया हुआ है लिटरेचर में, that is based on the internal diameter. Hence you cannot calculate the value of area from there. You have to calculate your values on your own. This is where your mensuration step comes. Mensuration means calculation of areas and the perimeters. तो अब आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा. अब बात करते हैं. अब बात वही है, Q is equal to UA. मेरे पास U तो है because the question said assume that U is same 8 foot per second. बात क्या आ रही है? बात आ रही है एरिया कैलकुलेट करने की. एरिया में उसने मुझे सिर्फ ये बताया है कि मेरी जो ये साइड है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज 0.80 इंचेस. तो आपकी मैथमेटिक्स याद हो, और याद होनी चाहिए क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं. अगर आप कोई चीज़ का एरिया निकालते हैं, लेट्स से यू आर टेकिंग आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज़ इन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. जो इनर पोर्शन है या स्मॉलर पोर्शन है वो आप लार्जर एरिया से सब्ट्रैक्ट करते हो. क्यों सब्ट्रैक्ट करते हो? अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो सर्कल का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो डबल हो जाएगा. कि एक दफ़ा आपने उसको स्क्वायर में कंसिडर कर लिया, दूसरी दफ़ा आपने उसको सर्कल में कंसिडर कर लिया. टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेप, व्हाट इज माय एरिया? माय एरिया इज एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल. सही है, ये बात तो आपको समझ आ गई. दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ये ट्यूब या सर्कल यहाँ अंदर जा रहा है.
इस ट्यूब का डायामीटर होगा, बिकॉज द एरिया ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मगर कौन सा डायामीटर होगा? आउटर डायामीटर होगा. It is always the outer diameter when it is going in some other shape or a duct. तो suppose वैसे ही आपके पास डेटा के अंदर एरिया नहीं गिवन होता, इनर डायमीटर बेस्ड होता है. तो अगर मैं आपको डेटा के अंदर सिर्फ इंटरनल डायमीटर दे दूं और थिकनेस दे दूं, तो आप क्या करेंगे? You will apply the formula that inner diameter is outer diameter minus 2 times thickness. You can calculate the outer diameter on your own. अब we come back on this question. In this question, it said that my tube is half-inch type K copper tube. ये बताया हुआ है आपको कि ये जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है ये ½ इंच के कॉपर ट्यूब का है. आप डेटा में जाएंगे ½ इंच कॉपर ट्यूब में, आप ये देखें कि यहाँ पर पहला कॉलम आउटसाइड डायमीटर है, दूसरा वॉल थिकनेस है, तीसरा इनसाइड डायमीटर है. अभी अभी मैंने आपको बताया that your diameter that you will consider is your outer diameter. So ½ इंच का outer diameter, the only options you have are inches and millimeter. Because I am using the US units, I consider that my outside diameter is 0.625 inches. Okay, no problem at all. Ultimately, I will have to convert my answer in foot, but we can do it right at the end because इस स्क्वायर के भी जो डायमेंशन है वो इंचेस में दिया हुआ है. So you can easily calculate in inches right now and calculate in and change your answer in foot later. But suppose if your diameter was in foot, then you would have had to convert the other one in foot also. तो सही है बात. तो आपने सबसे पहले तो अपना आउटर डायमीटर लिख लिया. अब आपने अपने क्रॉस सेक्शन की एरिया निकालनी है. What is the area of the cross section? Area of the cross section is your area of the square minus the area of the tube within the square. Area of the square can easily be determined 0.80 inch multiplied by 0.80 inch minus the area of a circle. I am repeating, the most common mistake that a student makes is that for area of a circle, he will copy the area from here, 1.515 into 10 to the power minus 3. But I am repeating that please do not copy this area because this area is calculated based on the inside diameter, which is over here. And the inside diameter is taken for circular flow, but it is not taken for the tube going into a different shape or a duct. क्योंकि इनसाइड डायमीटर उसमें नहीं जाता, आपका आउटसाइड डायमीटर जाता है, इसीलिए आप ये एरिया लिख नहीं सकते. ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि एक स्टूडेंट बनाता है. तो आप क्या करेंगे? आप इसको लिखेंगे क्या? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल अभी आपने आउटर डायमीटर इस चार्ट से देखा था 0.4 समथिंग था. विल गो ओवर हियर. U is equal to 8 foot per second. For ½ inch tubing, look at my word over here. OD is equal to 0.625 inch. One size of the square conduit is 0.80 inch. So your total area of your cross section is area of the square minus the area of the circular tube, where your area of the square is 0.80 multiplied by 0.80 minus pi d square upon 4, where the diameter I am taking is the outer diameter 0.625. इनर डायमीटर में नहीं ले रहा हूँ. अगर मैं इनर डायमीटर लेता तो मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या थी? मैं वही 1.5 वैसे ही कॉपी कर लेता. तो जब मैंने ये कैलकुलेट किया, मेरा आंसर आ रहा है 0.332 इंच स्क्वायर.
यस ये आ सकता है क्योंकि ये वाली वैल्यूज भी इंच में थी, ये भी इंच में था। सबसे पहला मेरा काम क्या है कि मैं इसको करेक्ट यूनिट्स में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या थी, फुट पर सेकेंड में। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। आई डिवाइडेड इट बाय 144 बिकॉज 12 इंच मेक्स 1 फुट। इंच स्क्वायर के लिए स्क्वायर कर लिया, तो मेरी जो फ्लो रेट है, एरिया जो है, दैट इज 2.313 इंटू 10 टू द पावर -3 फुट स्क्वायर। क्लियरली कंपेयर दिस, नॉन सर्कुलर रीजन के लिए ये एरिया आई, ये एरिया आपको पीछे नहीं मिल रही थी क्योंकि वो सर्कुलर रीजन के लिए था। अब जनाब आपको क्या करना है, अब सिंपली फॉर्मूले में डाल देना है Q इज इक्वल टू यू ए। भाई जब आपको U मालूम है, आपको A मालूम है, आपको सिंपली Q मिल गया। आपका Q क्या है, 0.0185 फुट क्यूब पर सेकेंड। अब वही प्रोसेस है कि मैंने आपको कहा था गैलन पर मिनट के अंदर आंसर दें। You do your unit conversions. So clearly you can look that your flow rate in the shell tube is different from your flow rate inside the tube section. तो अब आपको ये बात समझ आई कि क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उसके पूरे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। एक सर्कुलर फ्लो सेक्शन है, एक नॉन सर्कुलर फ्लो सेक्शन है। तो ये जो मेथड था ना, ये मेथड था एरिया निकालने के लिए फॉर द वेलोसिटी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस इन फॉर नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। मैं बार बार आपको पहले हाइड्रोलिक रेडियस की बात कर रहा था और आपको बता रहा था कि नॉन सर्कुलर सेक्शंस के लिए हाइड्रोलिक रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, द डायमेंशन ऑफ नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक रेडियस। सर्कुलर सेक्शन के अंदर आप सिंपली डी लेते थे, मगर जो आपका डायमेंशन है ना नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, उसको हम हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, आर से सिग्निफाई करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ फ्लो स्ट्रीम टू द वेटेड पैरामीटर ऑफ द सेक्शन। वेटेड पैरामीटर मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसको वेटेड पैरामीटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू अज्यूम दैट योर इंटायर सेक्शन इज फिल्ड विथ वाटर या योर फ्लूइड। दूसरी बात ये कि हाइड्रोलिक रेडियस रेशियो है, पर इसके यूनिट क्या होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसके यूनिट होंगे लेंथ के यूनिट। क्यों, क्योंकि रेशियो क्या है, रेशियो इज बिटवीन एरिया अपॉन पेरीमीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर या फुट स्क्वायर अपॉन फुट। 1 मीटर या 1 फुट रह जाएगा, तो इसके यूनिट सेम होंगे लेंथ के यूनिट। द यूनिट फॉर आर इज मीटर इन SI system and foot in US customary units. While calculating the hydraulic radius, the net cross-sectional area is evident from the geometry of the section. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाइड्रोलिक रेडियस के लिए आपको अपने सेक्शन की ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। आपको अपने सेक्शन का शेप देखना पड़ेगा कि मेरा इस वक्त सेक्शन किस शेप का है। क्या मेरा सेक्शन सर्कुलर इन नेचर है, डबल सर्कल, क्या वो 2 सर्कल एक रेक्टेंगल में है, क्या वो ट्रेपीजियम है, क्या वो कोन है, XYZ। The wetted parameter is defined as the sum of length of the boundaries. Sum of boundaries क्या होता है, पैरामीटर होता है, of the section actually in contact with the wetted by the fluid. अगर ये सिर्फ sum of boundaries बोलता तो हम इसको पैरामीटर बोलते, बट क्योंकि इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड है और पूरा फ्लूइड से ये भरा हुआ है, जितनी भी आपकी तमाम बाउंड्रीज ऑफ योर क्रॉस सेक्शन है, ये वेटेड पैरामीटर है। सो इन शॉर्ट योर फॉर्मूला इज नथिंग बट R is equal to A upon WP, where in other words it is area upon the wetted parameter. सही है, ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस है अगर आपको हाइड्रोलिक रेडियस डिफाइन करना है। अब एक स्टेप आगे चलें।
एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। हम आपको नॉन क्रॉस सेक्शंस की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, अभी हमने पीछे देखा। एक एग्जाम्पल है एयर डिस्ट्रीब्यूशन डक्ट which can be square. Another example can be a air distribution duct which can be a rectangle, or it can be shell and tube heat exchanger with a flow path inside a machine, or they can be multiple shapes. How can they be multiple shapes? Let me show you some sort of shapes. You can have a shape like this. ये आपका shape है, 2 circles in a rectangle. You can have a shape like this, 3 tubes in a big tube. You can have a shape like this, a circle in the trapezium. तो इस तरह तरह के शेप्स होते हैं। अब ये शेप्स मैं आपको मजीद दिखाता हूं। फॉलो मी। द फर्स्ट शेप इज द हीट एक्सचेंजर। इट्स अ स्मॉल सर्कल इन अ बिग सर्कल। what do you have to keep in mind? The only thing you have to keep in mind is ये जो छोटा सर्कल है इसका आप कौन सा डायामीटर लेंगे? आउटर डायामीटर ऑफ दिस ट्यूब लेंगे, इंटरनल डायामीटर नहीं लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हमने अज्यूम किया कि इस बड़े वाले सर्कल का डायामीटर कैपिटल डी है, छोटे वाले का स्मॉल डी है। सबसे पहले अगर मुझे हाइड्रोलिक रेडियस ढूंढना है तो मुझे उसके लिए एरिया और वेटेड पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द बिग सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन 4। छोटे वाले का क्या होगा? पाई स्मॉल डी होल स्क्वायर अपॉन 4। पाई अपॉन 4 कॉमन हो गया, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। दैट इज द एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर शेप बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्री। अब इसका वेटेड पैरामीटर क्या होगा? एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल या तो होता है पाई डी या क्या होता है 2 पाई आर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पाई डी या 2 पाई आर। मैं डी के टर्म्स में बात करता हूं, पाई डी के बारे में। सो माय वेटेड पैरामीटर इज पाई डी, यानी ये बड़े सर्कल का पाई डी कैपिटल डी प्लस द छोटे सर्कल का पाई डी। तो पाई अगर कॉमन हुआ तो मेरे पास क्या बचा? कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्री दिस इज माय एरिया एंड माय वेटेड पैरामीटर। अब अगेन व्हाई एम आई टेकिंग आउट द वेटेड पैरामीटर? आप ये तमाम शेप्स देखें, इन सब का कलर लाइट ब्लू है। ये लाइट ब्लू सिग्निफाई कर रहा है कि ये पूरे शेप फ्लूइड के साथ वेट हुए गए हैं। हम अगर वाटर को अज्यूम कर लें तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये तमाम वाटर के साथ वेट हुए गए हैं। इनकी बाउंड्रीज, ये डॉटेड लाइन इनकी बाउंड्रीज हैं, तो ये वेटेड पैरामीटर कराते हैं। दूसरे शेप को देख लें। दूसरा शेप आपका था स्क्वायर डक्ट। अगर इस शेप की बात करें तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर की साइड सेम होती हैं, तो अगर एक साइड एस है तो दूसरी साइड भी एस हो जाएगी। तो एरिया ऑफ दिस शेप वुड बी सिंपली एस स्क्वायर। बीच में तो कोई सर्कल है ही नहीं ना, एस स्क्वायर करेंगे। अब इस शेप का पैरामीटर क्या होगा? Either you can write wetted parameter s plus s plus s plus s, or you can simply write 4s, or you can write 2s plus s। तो स्क्वायर के अंदर कोई मसला नहीं है। इसी तरह रेक्टेंगुलर डक्ट की बात आ जाती है। रेक्टेंगुलर डक्ट के अंदर दो डिफरेंट साइड्स हैं, एक ब्रेथ इनटू हाइट। इसका एरिया क्या होगा? b मल्टीप्लाइड बाय h। इसका वेटेड पैरामीटर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस h, यानी 2b प्लस 2h। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, 2 मल्टीप्लाई बाय b प्लस h। सो इट इज ऑल सिंपली मेंसुरेशन इन मैथमेटिक्स। चौथा शेप क्या है? चौथा शेप है
एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल, सर्कल का डायमीटर स्मॉल डी से है, स्क्वायर का जो है शेप वो एस से है, तो ये क्या होएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, यही बात है। और इसका वेटेड पैरामीटर क्या होगा, वेटेड पैरामीटर होगा ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस यानी 4s प्लस द साइड्स ऑफ दिस सर्कल प्लस पाई डी। So there is no rocket science in this. It's simply mathematics. You're just following the principles of maths. The only thing which caution you have to keep, I have discussed it with you, कि please for a tube या for a circle inside, always use the outer diameter and not the inner diameter. तो बात समझ आई कि हमने इसको किस तरह कैलकुलेट किया। अब हम एक स्टेप मजीद आगे लेते हैं। आइए एग्जाम्पल 9.5। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे 9.5, 9.6, 9.7। दे आर ऑल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस फिगर। ये फिगर आपको तमाम एग्जाम्पल्स में दिखेगा। ये फिगर क्या है, आपके पास एक स्क्वायर डक्ट है, सॉरी इट इज अ स्क्वायर डक्ट बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। और ये जो 150 मिलीमीटर है ना, दिस इज द डायामीटर ऑफ दिस ट्यूब ओवर हियर, यानी डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये स्क्वायर के बाहर भी दिख रही हैं और ये सर्कल के बाहर भी दिख रही हैं, जो सेकंड कोटिंग दिख रही है, ये दिखा रही है कि ये वेटेड इन नेचर है। ये दिखा रही है कि ये वेटेड इन नेचर है, सारा फ्लूइड इससे भरा हुआ है। और वेटेड इन नेचर होगा क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला ही ये है कि हाइड्रोलिक रेडियस इज नथिंग बट एरिया अपॉन द वेटेड पैरामीटर। अब हम पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ सेक्शन शोन इन द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। The inside dimension of each side of the square is 250 millimeter and the outside diameter of the tube is 150 millimeter. Clearly it tells you in the question that the outside diameter of the tube is 150 millimeter. सही है? This word is clearly telling you outside diameter is 150 millimeter, which means that इस duct के अंदर हमेशा outside diameter होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज इफ आई वुड हैव टोल्ड यू वॉल थिकनेस ऑफ assuming 15 millimeter and I would have given internal diameter of 120 millimeter, you would have had to use the formula ID is equal to OD minus 2 times thickness and then found out the outer diameter. अब ये सवाल बहुत आसान है। पहले सवाल में मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, हाइड्रोलिक रेडियस पूछ रहा हूँ। जनाब हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो आपने क्या करना है, आपने एक इसकी एरिया निकालनी है, दूसरा इसका वेटेड पैरामीटर निकालना है। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज गिव योर आंसर्स इन SI यूनिट। SI यूनिट में दें तो या तो आप स्टार्ट करने से पहले ही इसको कन्वर्ट कर लें कि 250 मिलीमीटर को आप 0.250 मीटर लिख लें और इसको 0.150 मीटर लिख लें, या आप इसको मिलीमीटर में निकालें और बाद में कन्वर्ट कर लें। आइदर वे चल जाएगा। तो अगर हम बच्चों इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ द ट्यूब। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? 250 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 where d is 150, पाई 150 स्क्वायर अपॉन 4, ये एरिया हो गया। वेटेड पैरामीटर क्या होगा? वेटेड पैरामीटर होगा
4 साइड्स 250, 250 ये साइड्स, 250 ये साइड, 250 ये साइड, 250 ये साइड, प्लस पाई डी। सरकमफ्रेंस यानी ये जो पूरा हिस्सा ऑफ अ सर्कल होता है ये क्या होता है, या तो 2 पाई आर होता है या पाई डी होता है, यानी पाई डी हो जाएगा प्लस पाई डी, पाई मल्टीप्लाई बाय 150। यही चीज हमने यहाँ पर की है। क्या की है, ये की है। देखिए हाइड्रोलिक रेडियस, radius is equal to hydraulic radius r is equal to area upon wetted parameter, where your area of your square is area of square minus area of circle. Look at it, 250 into 250 minus pi d square upon 4. I have given my answer in millimeter, 44828 millimeter square. अब मैंने क्या किया, wetted parameter निकाला, 250 multiply by 4 plus pi d, which is 147.238 millimeter. हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में था, ये मिलीमीटर में था, ओनली 1 मिलीमीटर वुड बी लेफ्ट एरिया ऑफ लेंथ। तो जो मेरा आंसर आ रहा है ना 30.4695 मिलीमीटर, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 से कर दूंगा टू चेंज इनटू मीटर। माय रेडियस इज, सॉरी आई कैन नॉट कॉल इट रेडियस, कॉलिंग इट द रेडियस इज रॉन्ग। रेडियस सिर्फ उसका एक साइड होता है रेडियस, दिस इज द hydraulic radius. The difference between a radius and hydraulic radius is defined just as half of your diameter. Hydraulic radius is defined as your area divided by your perimeter. So my hydraulic radius r is 0.03046 meter. और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि रेडियस हम ऑफन सिग्निफाई करते हैं स्मॉल आर के साथ। रेडियस जब भी हम सिग्निफाई करते हैं मैथमेटिक्स में हम स्मॉल आर करते हैं, हम आर कैपिटल नहीं यूज करते, या फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉर दैट केस। हाइड्रोलिक रेडियस के अंदर हम कैपिटल आर यूज करते हैं। तो पहला सवाल तो जनाब बहुत आसान था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, आ जाओ। दूसरा सवाल बाद में करेंगे, उससे पहले हम रेनॉल्ड्स नंबर की बात करेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसको गौर से सुनिएगा। रेनॉल्ड्स नंबर फॉर क्लोज नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट नॉन फॉर क्लोज नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड रेनॉल्ड्स नंबर निकालना। सर्कुलर सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर क्या था, सर्कुलर सेक्शन के अंदर रेनॉल्ड नंबर, यू शुड नो इट बाय हार्ट, लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू, इज नथिंग बट व्हाट, रेनॉल्ड नंबर इज u rho d upon dynamic viscosity, or it is u d upon kinematic viscosity, दोनों में d आता है। अब देखें, when a fluid is completely fills the available cross section area, the average velocity of the flow is determined using the volumetric flow rate equation. आपको मैंने पहले बताया था ना कि अगर मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है तो मुझे फ्लो रेट वाला इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, u इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये निकला है कौन से इक्वेशन से, q इज इक्वल टू यू ए से। एरिया जो कैलकुलेट होती है, द एरिया कैलकुलेटेड इज द सेम यूज टू कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस। यानी इधर जो a है ना, ये जो a है वेलोसिटी के लिए, वो वही a है जो हम हाइड्रोलिक रेडियस के लिए कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस इज एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। अगर मेरा ये सेक्शन है, ये मेरा सेक्शन है, हाइड्रोलिक रेडियस इज माय एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर ना, तो अगर मुझे सिर्फ एरिया ढूंढनी है तो मैं वही एरिया ढूंढूंगा जो मैं हाइड्रोलिक रेडियस के लिए ढूंढ रहा था। यानी एरिया मेरी क्या होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर या सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल नहीं हो सकती जी। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है फॉर फ्लो इन नॉन सर्कुलर सेक्शन
is computed in a similar way as used to calculate circular pipes and tube. सर्कुलर पाइप्स एंड ट्यूब्स में हम रेनॉल्ड नंबर कैसे कैलकुलेट करते थे, उसके फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, मगर एक ऑल्टरेशन है. ऑल्टरेशन क्या है? दैट द डायमीटर डी इज रिप्लेस्ड बाय 4r. जो रेनॉल्ड नंबर के अंदर आप डी यूज करते हो ना, आप उसकी जगह 4r यूज करोगे नॉन सर्कुलर फ्लो में. सर्कुलर फ्लो में रेनॉल्ड नंबर क्या यूज होता है? रेनॉल्ड नंबर में लेंथ क्या यूज होती है? डायामीटर, सिंपली डी. नॉन सर्कुलर फ्लो में आप डी नहीं यूज करते हो, आप यूज करते हो हाइड्रोलिक रेडियस विच इज सिग्निफाइड बाय आर. दोनों के यूनिट मीटर्स में हैं या फुट में हैं. Hydraulic radius, how is it related with diameter? It is related by diameter that it is 4r. D is equal to 4r. The reason you're using hydraulic radius in Reynolds number for non-circular flow, because उधर आप outer tubes को use कर रहे हो, circular flow में आप inner tubes को use कर रहे हो, so your D is simply the inner diameter. So in other words, non-circular flow में you're using 4r, which means 4 times the hydraulic radius. तो in short, अगर आपको non-circular flow के लिए रेनॉल्ड नंबर ढूंढना है, तो रेनॉल्ड नंबर ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले हाइड्रोलिक रेडियस निकालना पड़ेगा. चलें जी, रेनॉल्ड नंबर फॉर नॉन-सर्कुलर सेक्शन. तो रेनॉल्ड नंबर आपका क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इट इज नथिंग बट यू रो 4r अपॉन म्यू. इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज नथिंग बट u 4r अपॉन v, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अब ये जो ऊपर वाले जो दो इक्वेशन है ना, इनकी वैलिडिटी चेक करते हैं. द वैलिडिटी ऑफ द अबव इक्वेशंस कैन बी शोन बाय कैलकुलेटिंग द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर सर्कुलर पाइप्स. अब मैं दोबारा सर्कुलर पाइप्स के ऊपर जा रहा हूं, जिसपे हमने रेनॉल्ड नंबर अज्यूम किया था रेनॉल्ड नंबर में कि हम डी की बात कर रहे हैं. कैसे अज्यूम करें? मेरा सर्कुलर पाइप है. अज्यूम करें मैं अपने सर्कुलर पाइप का हाइड्रोलिक रेडियस निकाल रहा हूं. हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन वेटेड पैरामीटर. रेडियस मेरा क्या होगा? सर्कुलर फ्लो के अंदर सिर्फ एक सर्कल है ना, तो वो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. यही हो गया ना, और तो कोई चीज नहीं है. पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, जिधर हमारा डी इंटरनल डायमीटर है, डिवाइडेड बाय एक ही सर्कल है, पाई डी हो गया. तो जब पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा डी स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई डी. एक डी और कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा r इज इक्वल टू डी अपॉन 4. तो r इज इक्वल टू डी अपॉन 4. अगर मैं 4 को दूसरी साइड पे ले गया तो मेरा d क्या बचा? d इज इक्वल टू 4r. ये वही चीज है d इज इक्वल टू 4r जो मैंने यहां पर लिखा है. तो कहने का मकसद ये है कि सर्कुलर फ्लो के अंदर जो आपका d होता है ना, वो असल में 4r होता है, मगर क्योंकि d और 4r की वैल्यू एक ही है, हम सर्कुलर फ्लो के अंदर d लिखते हैं. हम सर्कुलर फ्लो में 4r नहीं लिखते, मगर अगर वर्कआउट किया जाए वो असल में 4r है. नॉन सर्कुलर फ्लो के अंदर हम उसको 4r से सिग्निफाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर हम कोइंसिडेंटली वेटेड पैरामीटर ही निकाल रहे हैं, सॉरी, हम हाइड्रोलिक रेडियस ही निकाल रहे हैं, मगर सर्कुलर फ्लो के अंदर वो जो हाइड्रोलिक रेडियस निकल रहा है उसका रिलेशन है d इज इक्वल टू 4r. तो वहां पर वो कवर हो जाता है. तो हेंस इन अ सर्कुलर पाइप 4r इज इक्वल टू d. सो हेंस फॉर अ नॉन सर्कुलर पाइप it is suitable to use 4r which gives accurate result. तो नॉन सर्कुलर पाइप में आपका जो 4r होता है ना, वो आपको accurate results दे देता है
as long as the aspect ratio is not much different from a circular pipe. अब भाई aspect ratio क्या होता है? Aspect ratio is the ratio between the height and the breadth. आपका जो height of your pipe है with the breadth of the pipe. अगर ये रेशियो निकाला जाए और ये मोर और लेस सिमिलर है ना सर्कुलर पाइप्स के, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो दैट D is equal to 4R. For your course, we are assuming that this aspect ratio is not much different. So wherever you get the condition, you will always use D is equal to 4R. So in a circular section, we assume that the aspect ratio is 1. तो नॉन सर्कुलर सेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हो 1.1 होगा, 1.2 होगा, 0.8 होगा. इट विल बी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 1. But that is another story for another day. Let's do another example. Compute the Reynolds number for flow of ethylene glycol at 25 degrees Celsius through the section shown in the given figure. The volumetric flow rate is 0.16 meter cube per second. The dimensions used are the same as those for 9.5. भाई सबसे पहले तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर हमें 4 पैरामीटर चाहिए होते हैं. कौन से पैरामीटर चाहिए होते हैं? U चाहिए होता है, विस्कोसिटी चाहिए होती है, डायमीटर चाहिए होता है, चौथी चीज क्या चाहिए होती है? डेंसिटी. अब यहां पर मुझे बोला है इथाइलिन ग्लाइकॉल एट 25 डिग्री सेल्सियस. मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपेंडिक्स में 25 डिग्रीज के लिए सर्टेन लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज हैं. वन ऑफ दोस लिक्विड्स इज इथाइलिन ग्लाइकॉल. At 25 degrees, you can easily copy the value of your density of ethylene glycol and your viscosity of ethylene glycol. Whether you take kinematic viscosity or you take dynamic viscosity, I don't care. तो viscosity और density आपको 2 पैरामीटर तो मिल गए. तीसरी बात क्या है कि आपको velocity चाहिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि the only way that you can calculate velocity is from the flow rate and area. तो आपका शेप जो था वो ये शेप था. एरिया आपको यहां मिल जाएगा. एरिया ऑफ दिस फिगर आप निकाल सकते हैं नॉन सर्कुलर फ्लो का. क्वेश्चन के अंदर आपको फ्लो रेट दी हुई है, और कोइंसिडेंटली बहुत अच्छी बात है कि यूनिट भी करेक्ट है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. आपको आपकी यू भी मिल जाएगी. चौथा पैरामीटर क्या था? चौथा पैरामीटर था आपका डी था चौथा पैरामीटर. मगर मैंने आपको ये भी समझाया था कि नॉन सर्कुलर फ्लो के अंदर जो डी होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोलिक 4 टाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस 4R. तो इसका मतलब ये हुआ कि उस डी के लिए आपको पहले R निकालना पड़ेगा और उस R को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे ही करना पड़ेगा ना? सही है. तब जाकर आपको रेनॉल्ड नंबर मिलेगा, और उसके बाद आप डिटरमिन कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट रेनॉल्ड नंबर दैट यस वेदर माय फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो और वेदर माय फ्लो इज लैमिनर फ्लो. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ethylene glycol at 25 degree, rho is 1100 kg per meter cube SI units. Dynamic viscosity is 1.62 into 10 to the power minus 3. Reynolds number for this is very important to write non-circular section. सिर्फ रेनॉल्ड नंबर आप लिख देंगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सर्कुलर सेक्शन के लिए. रेनॉल्ड नंबर फॉर नॉन सर्कुलर सेक्शन इज velocity multiplied by 4R, which is replacing your D, rho upon mu. For U, area is needed, flow rate is given. तो सबसे पहले आप अपना एरिया ऑफ द नॉन क्रॉस सर्कुलर सेक्शन ढूंढें. एरिया क्या था? एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस द सर्कुलर ट्यूब.
आपको आपका आंसर मिला है मिलीमीटर स्क्वायर में, SI यूनिट में जाना है, इसको 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दें टू गेट योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर यही किया, मिलीमीटर स्क्वायर को 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा मीटर स्क्वायर में आंसर है। Q इज इक्वल टू UA, 0.16 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मुझे मेरी U की वैल्यू मिल गई, 3 पैरामीटर मिल गए। आखिरी जो पैरामीटर है वो है मेरा R, 4R निकालना था। तो R के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। एरिया मैंने अभी निकाला था इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, 44828.54, 44828.54। वेटेड पैरामीटर के लिए मैं 280 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस पाई डी कर लूँगा, ये वेटेड पैरामीटर आ गया इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, ये मैंने लिख लिया। आर मेरा आ रहा है 30.4695 मिलीमीटर, 10 टू द पावर -3 से कर लूँ तो 0.03046 आता है। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज कि जल्दबाजी में व्हाट अ स्टूडेंट वुड डू, स्टूडेंट क्या करता है, यही वैल्यू वो रेनॉल्ड नंबर के अंदर डाल देता है डी की जगह, ये गलत है। D इज इक्वल टू 4R, B इज इक्वल टू 4R। तो आप इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना भूलिएगा। जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास हैं, आपने रेनॉल्ड नंबर निकाल दिया। योर रेनॉल्ड नंबर इज 29527.925, रफली 2.95 into 10 to the power -4. Yes, it is in the turbulent regime. Why? रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000। तो सही है, तो रेनॉल्ड नंबर आपने ढूंढ लिया, कोई मुश्किल नहीं है रेनॉल्ड नंबर ढूंढने की। आगे चलें, फ्रिक्शन लॉस इन नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। जिस तरह फ्रिक्शन लॉस वाज डिफाइंड बाय द डार्सी लॉ इन सर्कुलर सेक्शन, क्या था, F मल्टीप्लाई बाय L अपॉन D इनटू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। नॉन सर्कुलर सेक्शन में सिर्फ एक रिप्लेसमेंट आएगा, D is replaced by 4R. That is all. So Darcy equation for friction loss can also be used for non-circular cross section if the geometry is represented by the hydraulic radius instead of pipe diameter, as was used in circular cross section. In the Darcy's equation, D is represented by hydraulic radius 4R, and this is what the equation becomes. In case of relative roughness, इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर आपके पास रिलेटिव रफनेस का फैक्टर आ गया, यानी आप टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हो, क्योंकि टर्बुलेंट के अंदर आप रिलेटिव रफनेस फाइंड आउट करते हो, D अपॉन E, जो हमने चैप्टर 8 में ढूंढा था। अगर टर्बुलेंट फ्लो है और अगर आपको फ्रिक्शन फैक्टर मूडी चार्ट से ढूंढना है, तो उधर भी रिलेटिव रफनेस में D को 4 अपॉन R करना नहीं भूलिएगा। कहीं इसको बांध लें, लॉ समझें, रूल समझें, ऑर्डर समझें, जो समझना है समझ लें, मगर नॉन सर्कुलर फ्लो में हमेशा हाइड्रोलिक रेडियस को कंसिडर करें, और नॉन सर्कुलर फ्लो में हाइड्रोलिक रेडियस इज ऑलवेज R is equal to 4D, सॉरी 4R is equal to D। तो जहां जहां आपके पास सर्कुलर के इक्वेशन में D होता है, उधर आप 4R से रिप्लेस कर दें, तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस का इक्वेशन बन गया 4R अपॉन E। एग्जाम्पल 9.7 देखें, ये मेजर एग्जाम्पल है जो कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चेक कर रहा है। Determine the pressure drop for a 50-meter length of a duct with the cross section shown as that on the next slide. वही cross section है। Ethylene glycol at 25 degrees Celsius is flowing at a rate of this. The inside dimension is this. The flow can be assumed to be horizontal and roughness can be assumed to be 3 into 10 to the power -5, somewhat smoother than the commercial steel pipe. यानी इसने आपको रफनेस बताई दी है, ये आपको बोल रहा है प्रेशर ड्रॉप के बारे में। यहाँ पर आपको खुद विजुअलाइज करना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले अगर आपको प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहा है तो ये किस चीज़ की बात कर रहा होगा? एनर्जी इक्वेशन की, जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, क्योंकि प्रेशर वहीं पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? हम इसके ऊपर बाद में आते हैं। चलिए, प्रेशर ड्रॉप तो आपको मालूम है एनर्जी इक्वेशन आएगी। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमें क्या ढूंढना है? जो इसने डेटा दिया है, आप कोई भी अप्रोच ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन फैक्टर ढूंढने के लिए। ऑल कंडीशंस आर सेम एज 9.6। सबसे पहले तो हम रेनॉल्ड नंबर ढूंढते हैं। हमने रेनॉल्ड नंबर इसलिए कॉपी कर लिया क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, तो मैंने रेनॉल्ड नंबर दोबारा नहीं कैलकुलेट कर दिखाया है। मगर अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको वो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा D 4/4 है, मैंने कैसे एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर लिया है, मैंने क्या किया है। तो आपको पहले तो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये मालूम है कि ये 2.95 इंटू 10⁴ है, इट इज टर्बुलेंट रीजन। तो आपको ये मालूम है कि इसका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो या मुझे इक्वेशन से मिलेगा या मुझे मूडी चार्ट से मिलेगा। अगर मेरे पास इक्वेशन नहीं है तो मुझे मूडी चार्ट देखना पड़ेगा। मुझे इसने E दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिलेटिव रफनेस देखूं, जो कि वैसे तो होती है D/E, बट क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, नॉन सर्कुलर फ्लो की, मेरा D हो जाएगा 4R। तो मैं रिलेटिव रफनेस देख लूंगा 4 इंटू 0.03046। ये भी मैं 0.03046 पिछले एग्जाम्पल्स में कैलकुलेट कर चुका हूं, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻5। I get relative roughness as 4061। मेरे पास दो पैरामीटर है, रेनॉल्ड नंबर 2.95 इंटू 10⁴ है, मेरे पास 4061 है मेरा क्या, रिलेटिव रफनेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था मूडी चार्ट यूज करना, उसका रिकैप कर लेते हैं मूडी चार्ट का। लेट अस हैव अ रिकैप। मूडी चार्ट में आप क्लियरली देखें हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या है, 2.95 इंटू 10⁴ और वो है 4061। 2.95 इंटू 10⁴, 10⁴ की रिजीम ये वाली है। 2.95 यहाँ पर होगा कहीं पर 3 से कम, 2.95 इंटू 10⁴। मेरी दूसरी लाइन क्या है, 4061 रिलेटिव रफनेस है। अगर मैं यहाँ पर अपने कर्व्स फॉलो करूँ, मेरे पास 5000 का कर्व है और 3000 का कर्व है, ये 3000 है, ये 5000 है। सो ऑटोमेटिकली 4061 समवेयर इन बिटवीन आएगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा एक कर्व है, एक इमेजिनरी कर्व जो है नहीं, मगर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। मैं आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, देखने के लिए एक 2 इंटू 10⁴ से कहाँ पर आ रहा है। सबसे आसान तरीका है कि मैं 2 इंटू 10⁴ से 2.9 इंटू 10⁴ से डॉट बनाकर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर एक्सट्रैपोलेट कर लूँ। उसके बाद मैं अपने कर्व्स देखूं कि ये जो कर्व है ये है आपका नीचे वाला 5, फॉलो करें 5000 वाला कर्व कौन सा है, 5000 वाला कर्व ये वाला है जहां पर मेरा माउस हिल रहा है, दिस वन इज 3000। तो इन दोनों कर्व के बीच में आएगा, इन दोनों कर्व के बीच में आया, बीच में आया, इन दोनों कर्व के बीच में आया, समवेयर ओवर हियर, कम ऑन, इधर अबाउट 0.026 रफली। आप इसको पेपर पे करेंगे जब मूडी चार्ट सामने हो तो इट इज वेरी इजी। मैं रफली कर रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू डू इट ऑन अ कंप्यूटर। So I am getting a value 0.026. So f can be calculated from the Moody chart 0.026. अब जब मैंने f की वैल्यू निकाल दी, ये मैं अपना HL की वैल्यू ढूंढ सकता हूं इससे। HL हमने क्यों ढूंढा है हम अभी आगे बात करेंगे।
एच एल की वैल्यू ढूंढ सकता हूं एफ एल अपॉन डी वी स्क्वायर अपॉन 2g। अगेन जहां जहां डी है वहां पर मुझे 4r लगाना पड़ेगा। तो एच एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन 4r यू स्क्वायर अपॉन 2g। एल जो है वो क्वेश्चन में गिवन था 50 मीटर, 4r 4 इंटू 0.03046 हाइड्रोलिक रेडियस से। यू जो है वो मैंने कैलकुलेट की थी, यहां पर कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 3.5691। 2g 2 इंटू 9.81। अगेन अमेरिकन यूनिट्स होते हैं तो 32.2। एच एल मिल गया 6.927 मीटर। बट माई क्वेश्चन वॉज नॉट एच एल, माई क्वेश्चन वॉज calculate the pressure drop for a certain length of duct. So I imagine a point of flow between 2 points 1 and 2. I make an equation. I assume that this is my pipe 50-meter long. I assume my flow is going from A to B, and I assume that the flow comes from a large reservoir. Flow मेरा आ रहा है एक large reservoir से, ये assume हो रहा है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूं, मैं एनर्जी इक्वेशन लिख लूं। लेक्चर 7 में था, एनर्जी इक्वेशन क्या था, प्रेशर एट ए अपॉन गैमा प्लस Z1 प्लस U1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HP माइनस HR माइनस HL HA माइनस HR माइनस HL अपॉन PB अपॉन गैमा प्लस Z2 प्लस UB2 स्क्वायर अपॉन 2g। हॉरिजॉन्टल फ्लो है, Z1 और Z2 इक्वल है, जो U1 की वेलोसिटी है वो U2 की भी वेलोसिटी है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। देयर इज नो पंप इन इट, देयर इज नो मोटर इन इट। सिंपली आपकी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई पी ए अपॉन गैमा माइनस एच एल इज इक्वल टू पी बी अपॉन गैमा। माइनस एच एल को सब्जेक्ट बनाकर मैं पी बी अपॉन गैमा माइनस पी ए अपॉन गैमा कर लूँ। अगर मैं एच एल को पॉजिटिव करता हूं तो ये बन जाएगा पी ए अपॉन गैमा माइनस पी बी अपॉन गैमा। अगर मैं गामा एच एल को उधर ले जाता हूं तो पी ए माइनस पी बी मेरा प्रेशर डिफरेंस बन गया, जिसको मैं डेल्टा पी लिख देता हूं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू गैमा एच एल, डेल्टा पी इज इक्वल टू गैमा एच एल। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गैमा की अब बात यह है कि वही बात है कि मुझे देखना है मेरे आंसर किलो पास्कल में लेना है या पास्कल में लेना है। गैमा फॉर ethylene glycol at 25 degree can be taken from the table as 10.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वो जो मेरी टेबल थी ना जहां से मैंने डेंसिटी और विस्कोसिटी निकाली है, उसके साथ स्पेसिफिक वेट भी दिया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी जाती है। तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूं 10.79, और 10.79 क्योंकि मुझे किलो पास्कल में जाना है मैं उसको 10.79 ही रखूंगा। अगर मुझे पास्कल में जाना होता तो मैं उसको 10790 कर लेता। 6.927 मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था। सिर्फ मुझे एक चीज ये माइंड में रखनी है कि अगर वो टेबल के अंदर वैल्यू नहीं थी, टेबल में वैल्यू नहीं थी, मगर मुझे पहले उसकी डेंसिटी मालूम थी कि डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज 1100 kg, तो मैं स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट भी कर सकता था। हाउ कुड आई कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट? I could have used this formula. The relation between specific weight and density. What is that relation? Specific weight is equal to density multiplied by what? G. Density कितनी थी? 1100 kg per meter cube multiply by 9.81. If you multiply these values, what is your answer coming? 1100 multiplied by 9.81. Just give me a second. I have lost my calculator. Ouch. 1100 multiplied by 9.81. This is the value 10791. This is the value
it is giving it in Newton per meter cube. अगर आपको किलो पास्कल में लिखना था, you could have written it as 10.791 kilo Newton per meter cube. 10.791. Keep this value in mind. 10.791. और टेबल में क्या थी? If you wanted to read it at table, 10.79. So you see, you can get it from the table, but if the value is not in table, you can calculate it by this simple relation. Specific weight is nothing but density multiplied by G. Lastly, like always, I give you practice problems for your next class. So this time I have given you just 3 problems. Please go over them. Please look at the diagram and hand them to me next time. All your sessional marks are all dependent upon these assignments that you are handing in. And look at the figures, the geometry of the figure, and how to calculate area. For example, I would like to show you 9.23. 9.23. If we look at 9.23, I'll show you all the figures in fact. 9.20, 9.22, 9.23. Let us talk about figure 9.20. This is the figure. 9.20, there are 2 circles inside this rectangular duct. That means that what would your area be? Your area will be the area of the rectangle minus 2 times the area of this circle. Area of the rectangle minus 2 times area of one circle, one tube. And what is it? It is a DN 150 schedule 40 pipe. So you will have to go in literature on schedule 40 pipe. And what do you need to do? You need to write the outer diameter for the tube. Always outer diameter in this particular problem. So that is how you approach this problem. I have given you a hint. If you still have any problems, you can contact me. Second example, 9.22. In your figure 9.22, look at this. This is going to be your area of your trapezium. Area of trapezium minus area of a circle. Area of trapezium is half multiplied by height, which is 50. Height is 50, A plus B, 100 plus 50. For area, it is not a problem. And over here, they have told you outer diameter already. So it makes easier for you. The problem comes for the wetted parameter, because the wetted parameter is, for wetted parameter inside, it is not a problem, pi d. The wetted parameter for outside, you know this side, you know this side, you know this side, you don't know this side. In order to find this side, I am giving you a hint. What do? You make a straight line over here. Yahan par you make a straight line to make this shape into a square. This line would be 50 meter also. So automatically, if this becomes 50, then this 100 would be 50 this side, this 100 would be 50 this side. Then you can use the principle of trigonometry. Right angle triangle. Hypotenuse is perpendicular whole square plus base square. A square plus B square is equal to C square. So C is nothing but the square root of A square plus B square. That will give you this length. So you see, I keep on repeating that practice your mensuration. You should know these techniques. This is not rocket science. This is mathematics. ये 9.22 था. For 9.23, carbon dioxide with specific weight, dynamic viscosity shows in figure 9.17. Again,
It is a rectangular and two circles in a rectangular. Keep in mind the units, inches. And over here it is foot cube per minute. Change the flow rate to get the velocity. Apart from that, change the units in foot. So this is your homework and your task and your assignment for next class. And I would like to see these problems. And if any questions, you can contact me. Thank you for your patience. Have a nice day. Till next time.